Hello guys, welcome to my YouTube channel Smart Tech. Here we will discuss with class 10th video series with numerous chapters included in class 10 science. The first chapter chemical reaction and equation. So let's proceed. Thank you. तो ये हमारा सीबीएसई के द्वारा भेजा हुआ लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है क्लास 10 साइंस के लिए, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप अपनी बुक पढ़ने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सिलेबस को जरूर देख लें कि आखिरकार कुछ अपडेट तो नहीं किया हुआ है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसे बहुत ही सिंपल भाषा में डिफाइन करें, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया सब्सटेंस को बनाते हैं, जो कि जो कि ये जो नया सब्सटेंस बना है अपने एग्जिस्टेंस एटम से, अपने एग्जिस्टेंस एलिमेंट मॉलिक्यूल से बिल्कुल बिल्कुल डिफर होगा, जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर होगी। ये कह सकते हैं कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर। सो कंसीडर द सिचुएशन ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें सोचना है कि एक्चुअली ये सब साइंस है, ये साइंस में क्यों से स्टार्ट होते हैं, कि अगर ऐसा होता है तो क्यों, जो कि बहुत बेसिक है और हम उसको पढ़ेंगे कि आखिरकार होता क्यों। जैसे मिल्क इज लेफ्ट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें समर में, तब क्या होगा। एन आयरन तवा, जिसको हम पान या नेल भी कहते हैं, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मतलब ह्यूमिड का मतलब यहाँ पर होता है कि जहाँ पर एक्वस ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा हो। तो अगर हम वहाँ तवा को उस जगह पर रख दें जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तब क्या होगा। हाँ, ग्रेप्स गेट फर्मेटेड। फर्मेटेड मतलब होता है कि जो बड़े मतलब माइक्रो थिंग्स को हम चेंज करते हैं। माइक्रो मतलब बड़े फॉर्म को हमने छोटे में चेंज कर दिया, और उसमें फंगस बैक्टीरिया लग गया, तब क्या होगा। फिर फूड इज कुक, अगर खाना पक गया। हाँ, वी रिस्पायर, अगर हम सांस लेते हैं, तब क्या। तो हम देखेंगे कि इन ऑल आवर सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। तो मतलब देख रहे हैं कि नेचर और उस जो आइडेंटिटी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी एटम की, वो चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस यहाँ वही हो रहा है। सो वी हैव टू डिस्कस लर्न अबाउट फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हम फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम यहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा जस्ट फ्यू ल्यूशर स्टाइल हम पहले इसकी झलक देख चुके हैं। वट एवर अ केमिकल चेंज अकर, वी कैन से डेट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सो जो भी इन सब में एग्जाम्पल में हो रहा है, तो हम एक ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो कि फर्स्ट पार्ट से जो हमारा एक रिएक्टेंट और एक रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर वह केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है तो उसको हम कह सकते हैं वो रिएक्टेंट है। और अगर कोई सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेने पर अगर वो रिजल्ट के फॉर्म में आउटपुट हमको देता है, तो हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो मतलब एक हमारा रिएक्टेंट होगा और एक हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। मतलब एक सब्सटेंस जो कि एग्जिस्टेंस फॉर्म में है, वो जो कि फाइनल फॉर्म में होगा, वो कैसे बनेगा। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे चेंज। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो ये मैग्नीशियम जो रिबन होती है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैग्नीशियम रिबन होती क्या है, प्रैक्टिकल वर्ड में कैसे दिखती है। ये रहा मैग्नीशियम, देख रहे हैं कि आप ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नीशियम, जो कि बहुत शाइनी होता है, मतलब बहुत ब्रिटल और शाइनी होता है। ठीक है,
अब इस मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे कि इसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है, टोंग के साथ, और इसको हम बर्न करते हैं विद द स्प्लिट लैम्प। इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा वॉच ग्लास है, ठीक है, इसमें जो हमारा एस, मतलब जो एस यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि पाउडर, ये देखिए, तो हमारा जो पाउडर के फॉर्म में आएगा ये बनेगा क्या, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जो आउटपुट मिला उसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हम इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि हमने कैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में हमको मिला, ठीक है। तो ये वही चीज लिखी है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट एम, ठीक है, एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, ठीक है। तो ठीक है, तो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमको मिल गया, एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही मैं कह रहा था। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो भाई लोग ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है। जब हम, जो कि देखो, मैग्नीशियम जो कि क्लिस्टर फॉर्म में होता है, जब वो हवा के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तब हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि कैसे एक सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीजन से मिला और वो कुछ नया सब्सटेंस के फॉर्म में बन गया, ठीक है, जिसकी केमिकल फिजिकल सब कुछ अलग होगा। देखिए पहले जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा आउटपुट में मिला है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सॉलिड से पाउडर में बदल गया, ठीक है। तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हम चेंज हो गई होंगी। तो इसी तरह दूसरा एक्टिविटी है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द ट्यूब। तो जो लेड नाइट्रेट होता है, ये है लेड नाइट्रेट जो कि पाउडर फॉर्म में होता है और वाइट कलर का होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग पिक्चर है, ठीक है। अब हम इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिलाएंगे और हम ये भी, अब चलो हम ये देखते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड होता है वो प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है। ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तो आप देख सकते हैं ये पोटेशियम आयोडाइड होती है, ये भी व्हाइट कलर का होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। भाई हमारा यही तो है, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा, अब हमको ये देखना है। तो भाई लोग ये रहा हमारा जादू, मतलब कैसे व्हाइट व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिला के हमने येलो बना दिया। तो ये है हमारा लेड नाइट्रेट, सॉरी ये है हमारा लेड आयोडाइड जो कि येलो पीपीटी होता है, मतलब इसका जो कलर होता है भाई लोग ये पीला होता है। तो इसी तरह हमारी तीसरी एक्टिविटीज भी है कि कैसे केमिकल रिएक्शन चेंज होकर कैसा नया सब्सटेंस हमको मिल रहा है जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट है। तो हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनेड। तो भाई लोग जिंक ग्रेनेड असल दुनिया में दिखता कैसे, देखिए। तो ये रहा भाई हमारा जिंक ग्रेनुअल जो कि व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब ये पत्थर की तरह होता है और व्हाइट कलर होता है, ये याद रखिएगा आप हमेशा। तो जब हम इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब जो जिंक ग्रेनुअल है, जब हम इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे तो इसमें है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल, मतलब आप कुछ चेंजेस देखेंगे। तो भाई चेंजेस तो दिखेगा, चेंजेस से दिखेगा कि जब हमारा जिंक ग्रेनुअल, मतलब जो जिंक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब ये हमारा बनाएगा जिंक क्लोराइड बनाएगा, समझ रहे हैं, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉप साउंड निकलेगी, मतलब पट पट पट, ऐसे हमारी जो केमिस्ट्री लैब में है तो इस तरह की साउंड निकलेगी। और याद रखिएगा जब ये ऐसी साउंड निकलेगा तब जो हमारा बीकर है जिसपे हम ये सॉल्यूशन होल्ड किए वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैंडल फ्लेम होगा वो हमारा हीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, तो कोई इफेक्ट होगा, हाँ भाई जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पॉप की साउंड आती है, तो यह समझ लीजिए कि जो हमारा ट्यूब होगा वो हमारा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से कैसे हमारी केमिकल चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है जो कि हमारा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है भाई लोग। तो भाई रिजल्ट हमारा ये सामने आया, मतलब ऑब्जर्वेशन ये सामने आया कि ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस
चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस एंड द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब स्टेट भी चेंज हो रहा है, सही बात है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो रहा है, वो भी सही है, जो कि हमने देखा है अभी, ठीक है, जो कि लेड नाइट्रेट में हमने देखा था कि येलो पीपीटी आ रहा है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द गैस, देखो ऊपर वाली एग्जांपल में कैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही, जैसे जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमारा बीकर वो हॉट हो जा रहा है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल, कैसी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो केमिकल इक्वेशन अब होता क्या है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, तो जैसे हमने देखा था कि जो हमारा मैग्नीशियम था जो कि इस फॉर्म में ऐसा दिखता था, मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो कि पाउडर के फॉर्म में था और व्हाइट कलर का था, ठीक है। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द in a sentence form a quite long, ठीक है, it can be written in the shorter form। तो अब ये है कि अब ये तो भाई हमने कह दिया कि कथा की तरह हो गई। अब हम इसको कैसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, मतलब एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जब हमारा मैग्नीशियम जो कि हमारा व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में था, जब हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तब इसने कैसे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट के रूप में हमको दे दिया, जो कि हमारा पाउडर के फॉर्म में था, व्हाइट कलर का था, ठीक है। तो जो ये टर्म होता है दोस्त, ये वाला टर्म, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा रिजल्ट से बना, ठीक है, जो इससे बना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हम पहले देख चुके थे कि कैसे केमिकल से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई और ये पाउडर फॉर्म व्हाइट कलर का हो गया दोस्त। तो दोस्तों ये वही लिखा है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा आउटकम हमारा निकला। तो हुआ ये कि द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जिसको हम LHS कहते हैं, प्लस साइन बिटवीन देम। तो ये वाला टर्म, इसको बोल दिया रिएक्टेंट और इसको बोल दिया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वही लिखा है, सिमिलरली द प्रोडक्ट are written in the right hand side with the plus sign between them. The arrow head point toward the product and show the direction of reaction। तो ये जो arrow है वो direction of reaction दिखाती है कि किस साइड हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे जा रहा है, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। इज दिस एनी अदर शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, वो तो है, इसका एक कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म तो होगा ही इसको लिखने का। केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर कंसीव एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेंट ऑफ वर्ड। सही बात है। तो मतलब इतनी हमारा कथा जो हम बोल रहे हैं, इसको हम ये सब बोलने के बजाय अगर इनका फॉर्मूला होता है, अगर हम वो लिख दें तो ये बहुत कह सकते हैं कंसीव फॉर्म है, मतलब इसका छोटा फॉर्म है जो कि अच्छा लगता है लिखने में। इफ वी रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, तो जैसे मैग्नीशियम को मैम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये तो भाई ऑक्सीजन है, ठीक है, हर जगह पाई जाती है। और जब ये दोनों का मिलन होता है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हम देख चुके हैं कि जो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो क्रिस्टल फॉर्म में था व्हाइट कलर का, कैसे पाउडर के फॉर्म में बदल गया, ठीक है। तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि काउंट करेंगे कितने एटम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, और अगर नहीं है तो उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम अगले आर्टिकल में पढ़ रहे हैं। इन is the number of atom of each element and same on both side or not। देखिए, तो वही है कि अगर दोनों साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के एटम बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी स्टडी इन क्लास 11। अब भाई याद करो जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो वही होता है कि मास को ना हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना हम उसको एक दूसरे फॉर्म में बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, ये है कि उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यही मास है और यही एनर्जी का काम होता है, ठीक है। तो डेट इज
the total mass of element represent in the product of a chemical reaction has been equal to the total mass of element represent in reactant। मतलब जितने एटम ऑफ एटम होंगे लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही एटम जिस जो कंपाउंड होगा वो राइट हैंड साइड होगा जिसको प्रोडक्ट। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल मास ऑफ एलिमेंट है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरी भाषा में हम ये कहें कि नंबर ऑफ एटम, देखिए मास तो हम कह चुके हैं कि मास जो है वो कंजर्व रहेगा। अब हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, वो कंजर्व रहेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम हमारे कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। मतलब स्केलेटन केमिकल इक्वेशन का मतलब एक रफ डायग्राम है। अब हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे और उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और दो चीज हम उसको विशेष ध्यान रखेंगे। पहला कि मास कंजर्व होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मास हमारा कंजर्व। दूसरा नंबर ऑफ एटम, जितने एटम जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ऑक्सीजन के जो एटम वो हमारे बराबर होने चाहिए। जैसे ये जो जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है, जो कि हम देखे थे कि ये जो जिंक सल्फेट है ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब वाटर में तो हमारा डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप साउंड होती है और जो हमारा बीकर को गर्म कर देती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चाहे वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ठीक है, या डाइल्यूट HCl हो, याद रखना कि ये बहुत ही डेंजर होता है, इसको कभी छू मत लेना है। केमिस्ट्री लैब में हमें कुछ ऐसे इस फॉर्म में देखने को मिलता है। देखो कैसे, मतलब थोड़ा सी एक बूंद जलने गिरने में पूरा जल उठता है, तो बहुत ही डेंजर होता है, इसे कभी भी छू मत लेना, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा भाई रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब हमारा जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट, याद रखना ये जिंक सल्फेट है ये वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब वाटर में घुल जाता है। और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड आवाज निकलती है, ठीक है। तो अब कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं, तो तुम देख लो, सबसे पहले देखो कि जिंक कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड जिंक हमारा एक है, ठीक है, जिंक हमारा एक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारे जिंक कितने हैं, यहाँ भी हमारा एक है, ठीक है, एक कम हो गया, मतलब जिंक हमारा बैलेंस हो गया। तो ये देखो कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जिंक के लेफ्ट हैंड साइड एक है और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में वो भी जिंक हमारा एक एक, सबसे पहले जिंक हमारा बैलेंस हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो तुम भाई देखो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, हमको तो भाई दो दिख रहे हैं, तो दो इधर है। तो जब दो इधर है तो इधर कितने हैं, इधर भी दो हैं, ठीक है। तो दो 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 बराबर है, तो यही हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे दोनों दो दो है, तो ये भी भाई बराबर हो गया, ठीक है। अब आती है सल्फर पे। तो सल्फर कितने हमारे इधर इस साइड देखो, इस साइड हमारा एक है, ठीक है, और इस साइड कितने, इधर भी एक है, तो मतलब ये भी हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर चार है, तो इधर इधर भी चार होने चाहिए, तो देखो भाई इधर भी हमारे चार है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑफ बोथ साइड ऑफ एन एरो इज सेम। तो मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड हैं उतने ही राइट हैंड हैं, जितने प्रोडक्ट में है उतने हमारे रिएक्टेंट में। तो हम इसे कह सकते हैं भाई कि हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया ना। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो जब आयरन, ये हमारा आयरन है भाई, तो जब हमारा आयरन, तो जब हमारा ये आयरन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सॉरी, जब हमारा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा, तो भाई ये रहा हमारा आयरन, जो कि आयरन जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। देख लो भाई हमारे हर जगह आयरन ही आयरन है, इसे ध्यान से देख लो। जब यह वाटर के साथ मिलता है तब बनाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो देखते हैं आयरन ऑक्साइड असल में भाई कैसे दिखता है। तो ये रहा भाई, देख लो काले कलर का, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो भाई लोग, आप लोगों ने इनका असली रूप देख लिया। चलो अब इनका बैलेंसिंग करते हैं, इनके नंबर ऑफ एटम को बराबर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स
ऑफ ईच, ठीक है, मतलब बॉक्स बनाओ और ये देखो कि नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले जितने आपके पास एटम सबको उनको लिखो। इसके बाद फिर लाइन बाई जितने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ एटम है उनको हम बैलेंस करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। और सेकंड स्टेप भी हमारा यही है। सेकंड स्टेप कहता है कि लिस्ट डाउन करो, मतलब बैलेंस करके लिखो। तो हम देख रहे हैं, तो पहले यहाँ लेफ्ट यहाँ पर इस साइड रिएक्टेंट पे कितने हैं आप बताइए। यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितने हैं, मतलब इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारे रिएक्टेंट पे दो है, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारे दो है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ एक है और यहाँ ऑक्सीजन चार है। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारा आयरन और ऑक्सीजन है ये हमारा अनबैलेंस है, तो हमको इसको करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। तो स्टेप नंबर जो थर्ड है, इट इज ऑफ्टन कन्वर्ट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इट मे बी reactant or a product. In that compound, select the element with the maximum number of atom. तो इसकी ये कहना चाहते हैं कि जिधर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किधर है। हमको तो ऑक्सीजन पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे है। तो ये कन्वीनियंट मेथड ये है कि जिधर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, आप उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन में यहाँ नंबर ऑफ आइटम कितने, 4 सबसे ज़्यादा, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करिए, इस 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई अब हम हाइड्रोजन जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे उस पर हम करेंगे। तो जब हम जैसे हम इसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हमने किया, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने थे, 4, और जब हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए। मतलब ये कि हमारे पास जो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास बैलेंस हो गए। मतलब देखिए आप लोग देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा हाइड्रोजन तो भैया वो अनबैलेंस हो गया। कैसे, देखो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ देखो भाई 4 दूनी 8, मतलब हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें। भाई हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 बराबर हो गया, ठीक है। तो ये वही किया है, तो वही कर दिया कि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और यहाँ भी 4 टू जा 8। तो हमने देखा, देखो हमने देखा हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, देखो 4 और यहाँ पर 1 है ना, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप चेक करते हैं, चलो 4 टू जा 8 और यहाँ 4 टू जा 8, मतलब 2 क्वांटिटी हमारी हमारे पास हो गया। मतलब जो हमारे एटम थे हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन और हमारे पास ये ऑक्सीजन, दोनों हमारे पास बैलेंस हो गया। अब बचा भाई हमारा आयरन। तो देखो भाई रिएक्टेंट पे हमारे पास अब कितना बचा, कितना आयरन है, एक आयरन है, ठीक है भाई, इसका एक ही एटम है ना। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर इसके 3 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो ऐसा करो कि भाई यहाँ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 इक्वल 3, तो मतलब ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो भाई लास्ट में हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हम समरी करते हैं। समरी में हमने ये सीखा, समरी अगर हम बनाए इसकी, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, एटम, सबको हमने लिख लिया। हमने लिखा हमारे पास आयरन है, हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास हाइड्रोजन है। फिर हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी सबसे ज्यादा है किसके, एटम, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड चाहे वो राइट हैंड साइड, किसके सबसे ज्यादा ज्यादा है। तो हमने ये देखा भाई कि जो ऑक्सीजन है उसके एक तरफ 4 है और दूसरी तरफ सिर्फ 1 है। तो हमने 4 का पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन के बाद फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आयरन को बैलेंस कर दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये एक टेबल है जो कि आपको पढ़नी है, दोनों तरफ बैलेंस करना है, ठीक है। और याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड चाहे वो राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर धीरे 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 सब बैलेंस होते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो भाई हमने ऐसे बनाई, कैसे है
केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूलाज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे ये है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो आयरन होता है कैसे वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हमने इसको एस सॉलिड बना दिया, जो कि वाटर है, ठीक है, जो H2O है, जो यहाँ पर गैस स्टेज में है, तो कैसे गैस स्टेज हमने बना दिया, और जो कि ये है आयरन ऑक्साइड है, तो ये सॉलिड एग्जिस्ट करती है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसको हमने गैस स्टेज में जो उसको हमने इससे इंफॉर्मेटिव कर दिया। तो हमने ये कुल मिला के हमने ये देख लिया कि अगर हम जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो अगर वो सॉलिड में है तो सॉलिड में रिप्रेजेंट कर दिया, गैस में तो गैस में रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर ये हमारा ठीक है, तो जिस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में अगर हमने उसको मेंशन कर दिया तो ये हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाता है, ठीक है। तो नोट दैट द सिंबल G is used with the H2O is indicate that in this reaction water is used in the form of steam, ठीक है। तो जो वाटर यूज हो रहा है इस जगह पे वो स्टीम के फॉर्म में, मतलब स्टीम होती नहीं है जैसे जो भाप निकलती है उस फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस द नेसेसरी स्पेशली देम, मतलब जनरली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जब हमारी कुछ अच्छी रिएक्शन होती है हम उसी में इसको मेंशन करते हैं, जो कि इस लेवल क्लास 10 तक तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ और जो साइंस के टर्म में बहुत अच्छी मानी जाती है रिएक्शन वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो गैस फॉर्म में होती है बहुत जहरीली होती है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली हमको जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना वो हमको इस फॉर्म में देखने को मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि डेंजरस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये कुछ हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का काम करते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्लास 12 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगली सीरीज में। तो ये मिथेनॉल ये होता है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो ऑफ द एरो, ठीक है। जैसे ये तो मैंने बताया ना कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब जैसे हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो हो रही है केमिस्ट्री लैब में, वो बेसिकली मान लो उसको 2 दिन लगना है, तो अगर हम ये कैटलिस्ट को डाल देते हैं जो यहाँ पर मेंशन है हैज पर स्पेसिफिक, मतलब हर रिएक्शन में कुछ स्पेसिफिक उनके कैटलिस्ट होते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, मतलब जो अगर 2 दिन 1 दिन लग रहा है तो मात्र 1-2 घंटे में उनको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा मिथेनॉल, ठीक है। अब भाई कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगी तो भाई ऑब्वियसली मिथेनॉल है, ये भी जहरीली होगी भाई, सांप के बच्चे सांप ही तो होगा, ठीक है, तो ये भी जहरीला, ठीक है, पी मत लेना भाई। और दूसरा ये है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जो कि हमारी नेचुरल रिएक्शन होती है, जब ये जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो जब इस सनलाइट के साथ रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तभी हमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है ये हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन भी बनता है, हाइड्रोजन भी बनता है, ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ग्लूकोज तो आप देखे होंगे कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो भाई ये रहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो जानते हैं जो हम लोग बूस्ट एनर्जी बूस्ट के लिए पीते हैं, तो ये रहा हमारा ग्लूकोज जो कि व्हाइट फॉर्म में होता है, बहुत ही ना वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है जिसको माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये हमारा रहा भाई ग्लूकोज। तो ये हमारी इक्वेशन थी दोस्त। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको सपोज अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो कुछ नहीं है, सबसे पहले एक टेबल बनाइए, उसमें कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सबको मेंशन करिए। फिर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों तरफ कितने आइटम किसकी संख्या ज़्यादा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा हो भाई उससे आप बैलेंस शुरू कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, मतलब फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, फिर आप कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह ही हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आगे की वीडियो हम अगली सीरीज में देखेंगे। चलो भाई, थैंक यू।